अस्सलाम वालेकुम। कैफ 2 लेक्चर नंबर 28 चैप्टर 5 हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर एक टॉपिक रहता था, दैट वाज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ये लॉ बेसिकली डील करेगा कि अगर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं तो हर कॉम्बिनेशन से फर्म को क्या अर्निंग होगी, हर कॉम्बिनेशन फर्म को क्या आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। ये है बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बेसिक थीम। हम करेंगे क्या, जिस तरह जब डॉक्टर ने किसी मेडिसिन को टेस्ट करना हो कि कोई खास मेडिसिन किसी बीमारी के लिए कितनी इफेक्टिव है, तो करते क्या है, पेशेंट की बाकी मेडिसिन बंद कर देते हैं और सिर्फ एक मेडिसिन दे के ट्राई करते हैं। इसी तरह लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी हम क्या करेंगे, बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स कर देंगे और एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वेरिएबल रखेंगे। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करके देखेंगे कि उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। और क्योंकि सबसे आसान लेबर को चेंज करना होता है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर हम लेबर को वेरी करवा के देखेंगे, लेबर को चेंज करके देखेंगे कि इसका प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट है। क्या प्रोडक्शन बढ़ रही है, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, फिक्स है, क्या है। तो पहले इसकी डेफिनेशन, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स constant and increasing one factor of production, the marginal output at start increases, then decreases, and finally becomes negative। मार्जिनल आउटपुट का क्या मतलब है, व्हाट इज मार्जिनल। हमने मार्जिनल कॉस्ट देखी, मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ा। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का वर्ड इस्तेमाल होता है चेंज के लिए। मार्जिनल कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से कॉस्ट के ऊपर जितना इफेक्ट आएगा, कॉस्ट में जो चेंज आएगा, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से रेवेन्यू के ऊपर जो फर्क पड़ेगा, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। इसी तरह लेबर का एक एक्स्ट्रा यूनिट लाने से टोटल आउटपुट के अंदर जितनी तब्दीली आएगी, जितना चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल आउटपुट। लेबर का एक यूनिट लगाया, आउटपुट था 10, लेबर का दूसरा यूनिट लगाया, टोटल आउटपुट बढ़ के हो गया 18। इसका मतलब है अब दो यूनिट मिलके 18 प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस 18 में से 10 तो पहले यूनिट ने प्रोड्यूस कर दिए, इट मीन दूसरे यूनिट का आउटपुट 8 है। इसी को हम कहेंगे मार्जिनल आउटपुट। कि लेबर का यूनिट इंक्रीज होने से आउटपुट के अंदर कितनी तब्दीली आ रही है, टोटल आउटपुट में कितना इजाफा हो रहा है, दैट इज मार्जिनल आउटपुट। हम इस लॉ के अंदर अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लेबर और कैपिटल। क्योंकि कैपिटल को चेंज करना मुश्किल होता है, लेबर को चेंज करना आसान होता है, तो हम इसमें लेबर को वेरिएबल रखेंगे और कैपिटल को कांस्टेंट रखेंगे। तो यहां टेबल बना लेते हैं। फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, टोटल आउटपुट, एवरेज आउटपुट और मार्जिनल आउटपुट। आउटपुट को हम प्रोडक्ट भी कह देते हैं, प्रोडक्ट मीन प्रोडक्शन। सो मार्जिनल आउटपुट लिख दे या मार्जिनल प्रोडक्ट लिख दे। मैं आउटपुट को चेंज कर रहा हूं
प्रोडक्ट के साथ, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन प्रोडक्शन, और टोटल प्रोडक्ट। फिक्स फैक्टर है आपका कैपिटल, वेरिएबल फैक्टर है लेबर, टोटल प्रोडक्ट टीपी, एवरेज प्रोडक्ट एपी, ये इक्वल होगा टोटल प्रोडक्ट ओवर लेबर, और एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, ये होगा चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ओवर चेंज इन लेबर। ये हमारा 5 कॉलम का टेबल बनेगा। कैपिटल है के, कोई क्वांटिटी है कैपिटल की के, फिक्स है। हमने लेबर का पहला यूनिट लगाया, टोटल प्रोडक्ट हुआ 6, पहले यूनिट ने आपको 6 यूनिट बना के दिए। कैपिटल को फिक्स रखते हुए लेबर का दूसरा यूनिट लगाया, टोटल प्रोडक्ट हो गया 14। कैपिटल को फिक्स रखते हुए लेबर का तीसरा यूनिट लगाया, टोटल प्रोडक्ट हो गया 24। कैपिटल फिक्स रखते हुए लेबर का चौथा यूनिट लगाया, टोटल प्रोडक्ट हो गया 32। इसी कैपिटल पे पांचवा यूनिट लगाया, टोटल प्रोडक्ट 38। इसी कैपिटल पे छठा यूनिट लगाया, टोटल प्रोडक्ट 42। सातवां यूनिट लगाया 44। इसी कैपिटल पे आठवां लेबर का यूनिट हायर किया, टोटल प्रोडक्ट 44। और इसी कैपिटल पे लेबर का 9वां यूनिट हायर किया, टोटल प्रोडक्ट 42। व्हाट अबाउट मार्जिनल? पहले यूनिट का मार्जिनल आउटपुट है 6, मार्जिनल चेंज, टोटल प्रोडक्ट का चेंज है 8 का, लेबर का चेंज है 1 का, तो 8/1 दैट्स 8। फिर टोटल प्रोडक्ट का चेंज है 10 का, लेबर का चेंज है 1 का, 10/1 दैट्स 10। फिर टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है 8 का, इधर 1 का, 8, then 6, then 4, then 2, 0 and -2 as per the definition के जब एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स रखते हुए हम दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, शुरू में मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, फिर कम होना शुरू होगा और एक टाइम आएगा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला जाएगा। इसकी वजह देखते हैं, रीजन क्या है इसकी। शुरू में इस लॉ के अंदर हम अस्यूम करते हैं लेबर के तमाम यूनिट्स बराबर हैं, अपनी स्किल में, अपनी सलाहियत में, अपने एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में, एक्सपीरियंस में लेबर के सारे यूनिट बराबर हैं। तो फिर शुरू में लेबर का एक्स्ट्रा यूनिट लगाने से मार्जिनल आउटपुट बढ़ क्यों रहा है? हर आने वाला यूनिट बिजनेस को पहले से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके क्यों दे रहा है, इसकी रीजन देखते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? शुरू में कैपिटल फिक्स है, लेबर का 1 यूनिट है, टोटल 1 यूनिट। अब कैपिटल ज्यादा है, लेबर का 1 यूनिट है, लेबर का 1 यूनिट इस कैपिटल को एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, इसे एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर सकेगा। उसका इफेक्ट क्या आएगा? लेबर के इस यूनिट का आउटपुट कम है। हमने किया क्या? लेबर का एक और यूनिट लगा लिया। जब लेबर का एक और यूनिट लगाया, लेबर हो गई डबल, 100% का इंक्रीज है। जब लेबर डबल होगी, होगा क्या? वो कैपिटल फिक्स है, लेबर डबल हो गई, होगा क्या? लेबर के ज्यादा होने से ये उस कैपिटल को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेगी, कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर सकेगी। फर्ज करें फैक्ट्री के अंदर 4 मशीनें थी, एक सिंगल बंदा उन 4 मशीनों के ऊपर बारी बारी काम करेगा, तो होगा क्या? मशीनों का यूज एफिशिएंट होगा। कुछ मशीनें हर टाइम फारिग पड़ी रहेंगी, उस वजह से आउटपुट कम निकल रहा है। अब वही 4 मशीनें हैं, लेबर होगी डबल, क्या होगा? अब ये काम बांट लेंगे, कुछ काम एक बंदा करेगा, कुछ दूसरा करेगा, मशीनों के फारिग रहने का टाइम कम हो जाएगा।
आइडल टाइम कम हो जाएगा, उस वजह से एफिशिएंसी के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी और मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। बेसिकली लेबर के दोनों यूनिट बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये चेंज दूसरे यूनिट के आने की वजह से हो रहा है, इसलिए हम सारे का सारा चेंज इसी को रेफर कर रहे हैं। फिर लेबर का एक और यूनिट हायर किया, वही 4 मशीनें हैं, होगा क्या, मशीनों का मजीद बेहतर इस्तेमाल शुरू होगा और मार्जिनल प्रोडक्ट और बढ़ जाएगा। अब लेबर काफी हो चुकी है, 1 से बढ़ के 3 पे चलेगी, लेबर 3 गुना हो चुकी है, जबकि कैपिटल उतने का उतना ही है। अब आप पहले कैपिटल ज्यादा था, अबंडेंट था, तो कैपिटल आइडल पड़ा था, कैपिटल बेकार पड़ा था, कैपिटल का एफिशिएंट यूज नहीं हो रहा था। अब लेबर काफी हो चुकी है, कैपिटल फिक्स है, मजीद लेबर बढ़ाएंगे, होगा क्या, पहले कैपिटल फारिग पड़ा रहता था, अब मशीनें फिक्स हैं, अब लेबर फारिग रहना शुरू हो जाएगी। वजह क्या है, लेबर को काम करने के लिए कैपिटल चाहिए होगा, तो लेबर फारिग पड़ी रहेगी, लेबर का कुछ टाइम जाया होना शुरू होगा, उससे इफेक्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आने वाला यूनिट का आउटपुट कम निकलेगा। आपने लेबर मजीद बढ़ाई, लेबर मजीद अबंडेंट हो गई, इफेक्ट क्या आया, मजीद टाइम वेस्ट होगा, मार्जिनल आउटपुट और कम। लेबर बढ़ाते गए, एक टाइम आएगा लेबर बहुत ज्यादा अबंडेंट हो जाएगी, उसका इफेक्ट क्या आएगा, मार्जिनल आउटपुट कम होते होते 0 पे आ जाएगा कि लेबर का नया यूनिट आप लगाएं या ना लगाएं, आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां तक आते आते लेबर इस हद तक अबंडेंट हो चुकी है कि काफी लेबर फारिग पड़ी रहती है, काफी लेबर का टाइम प्रॉपर्ली यूटिलाइज ही नहीं होता। इसके बाद आप मजीद लेबर हायर करेंगे, उल्टा टोटल आउटपुट कम होना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी अजीब बात लगती है कि लेबर का नया यूनिट लगा रहे हैं, लेकिन आउटपुट बढ़ने की जगह उल्टा कम हो रहा है। ऐसा प्रैक्टिकली होता है कि जब आप लेबर बहुत ज्यादा कर देंगे तो वो लेबर प्रीवियस लेबर को भी डिस्टर्ब करना शुरू हो जाएगी। जब लेबर बहुत ज्यादा हो जाए, फिर एक एटीट्यूड आता है, व्हाई शुड आई डू, मैं काम क्यों करूं, मेरा काम कोई और कर लेगा, या जब बाकी लोग फारिग बैठे हैं तो मैं ही काम क्यों करूं। तो इस वजह से होगा क्या, जब लेबर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो लेबर बुरी तरह से जाया होना शुरू होगी और टोटल आउटपुट बढ़ने की जगह उल्टा कम होना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं इसकी। पूरी दुनिया में एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर to 120 वर्कर्स पर एयरक्राफ्ट होते हैं कि एक एयरलाइन के पास एक जहाज के लिए तकरीबन 80 से लेके 120 तक का स्टाफ होता है। इस स्टाफ में स्वीपर से लेके सीईओ तक सारे शामिल हैं। अगर किसी एयरलाइन के पास 10 एयरक्राफ्ट होंगे, 10 जहाज होंगे, तो उसका अमला 800 से लेके 1200 तक होगा। दुनिया की तमाम एयरलाइंस इसी रूट को फॉलो करती हैं। एमिरेट्स हो जाए, ब्रिटिश एयरवेज हो जाए, लफ्थांसा एयरवेज हो जाए, इन सब में यही है। और आप इन लोगों की एफिशिएंसी देखें, इन लोगों की सर्विस क्वालिटी देखें, बेस्ट है। ब्रिटिश एयरवेज हो गई, एयर ब्लू हो गई, या एमिरेट्स एयरलाइन हो गई, या कतर एयरवेज हो गई, इन सब में यही रूल फॉलो होता है कि तकरीबन 100 to 120 का स्टाफ है इनका पर एयरक्राफ्ट। स्वीपर, स्टीवर्ड, एयर होस्टेस, पायलट्स, ग्राउंड स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, मैनेजिंग स्टाफ, इवन सीईओ, इन सबको मिला के ऑन एवरेज इतने वर्कर होते हैं इनके पास। अगर हम एग्जांपल लें पीआईए की, पीआईए के पास पर एयरक्राफ्ट 220 वर्कर्स हैं। नॉर्मल एयरलाइन से तकरीबन डबल या इवन डबल से भी ज्यादा। अगर इतना स्टाफ है तो फिर पीआईए की सर्विस क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए दुनिया में। पीआईए को अपने पैसेंजर्स को बेहतरीन तरीके से सर्व करना चाहिए। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो पीआईए की सर्विस क्वालिटी इंतहाई खराब है।
ना तो इनके जहाज एयरक्राफ्ट्स में प्रॉपर सफाई होती है, ना मेंटेनेंस स्टाफ प्रॉपरली मेंटेन करता है, ना पायलट्स ऑन टाइम फ्लाइट लेके जाते हैं, ना इनका बुकिंग का सिस्टम एफिशिएंट है। वजह क्या है? यही स्टाफ का ज्यादा होना, कि जब स्टाफ बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आउटपुट बढ़ने की जगह उल्टा कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टाफ को बेनिफिट तो सारे मिल रहे हैं। जब लोग देखते हैं कि सबको बेनिफिट सेम मिल रहा है, देन व्हाई शुड आई डू। सो जब लेबर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो लेबर जाया होना शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ने की जगह उल्टा कम होना शुरू हो जाएगी। सिंपली, इन सिंपल वर्ड्स, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अबंडेंट होगा वो जाया होना शुरू हो जाएगा। शुरू में कैपिटल ज्यादा था तो मार्जिनल आउटपुट कम था, बाद में लेबर ज्यादा है तब भी मार्जिनल आउटपुट कम है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, कि आप एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स रखते हुए जब दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, शुरू में एक फैक्टर को बढ़ाने से रेशो इंप्रूव करेगी, पहले से ज्यादा आउटपुट मिलना शुरू होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट इंप्रूव होगा। लेकिन जब आप एक फैक्टर को बढ़ाते बढ़ाते इसे अबंडेंट कर देंगे तो मार्जिनल आउटपुट उल्टा गिरना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। एग्जाम में ये लॉ 10 मार्क्स का टेस्ट हो चुका है। सिंपली स्टेट कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को डिफाइन करें और इसे एक्सप्लेन कर दें विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड अ डायग्राम। अब हम एवरेज प्रोडक्ट का जो कॉलम है इसे कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट को लेबर पे डिवाइड करना शुरू कर दें, आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। मैंने कुछ फिगर्स राउंड ऑफ कर दी हैं, जैसे ये वाली और ये वाली, इन दोनों फिगर्स को मैंने राउंड ऑफ कर दिया है 1 डेसिमल प्लेस पर। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 2 ग्राफ ड्रॉ होंगे यहां पे, एक बनेगा ग्राफ टोटल आउटपुट का और दूसरा ग्राफ बनेगा मार्जिनल और एवरेज का। ये है इधर लेबर, इधर टोटल प्रोडक्ट, और दूसरा ग्राफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड -2। इधर 8, 16, 24, 32, 40 एंड 44। लेबर ले लेते हैं यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब लेबर के पहले यूनिट पे टोटल प्रोडक्ट है 6, टोटल प्रोडक्ट आ गया 6। दूसरे पे है 14, तीसरे पे है 24, चौथे पे है 32, पांचवे पे है 38, छठे पे है 42, सातवें पे है 44, आठवें पे है 44 और 9वें पे है फिर 42। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा,
शुरू में इंक्रीजिंग रेट के ऊपर, फिर कांस्टेंट और फिर डिक्रीजिंग रेट पे। ये बन गया हमारा टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ। अगर बात करें मार्जिनल की, तो पहले पे यूनिट पे है मार्जिनल 6, दूसरे पे है 8, तीसरे पे है 10 एंड सो ऑन। ये बन गया मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ। शार्पली ऊपर जाएगा और फिर शार्पली नीचे आ जाएगा। अगर हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज का ग्राफ सेम पॉइंट से शुरू होगा 6, 2 पे है 7, 3 पे है 8, फिर अगेन 8, फिर 7.6, फिर 7, फिर 7। तो मार्जिनल का एवरेज का कर्व ऐसे, एवरेज कि जैसे जैसे लेबर बढ़ती जाएगी एवरेज प्रोडक्ट कम होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब इन ग्राफ्स को ऊपर नीचे बनाने की रीजन है रिलेशनशिप ऑफ टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का आपस में रिलेशनशिप क्या है। पहले, when marginal product is increasing, total product increases at increasing rate। जितना टाइम मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता रहा है इस पोर्शन के अंदर, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है और इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या है? एवरेज इंप्रूव हो रही है, एवरेज इंक्रीज कर रही है। फिर when marginal product is decreasing, total product increases at decreasing rate। जब मार्जिनल प्रोडक्ट कम होना शुरू हुआ, टोटल प्रोडक्ट अभी भी बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने का रेट कम है। रेट का मतलब क्या है? आपकी एवरेज ड्रॉप कर रही है, एवरेज कम हो रही है। When marginal product is zero, total product is constant at highest point। जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो गया तो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हाइट पे जाके फिक्स हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, यानी इसके अंदर अब फर्दर इंक्रीज या इंक्रीज नहीं आएगा। और आखिरी, when marginal product is negative, total product starts decreasing। जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में गया है तो आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ने की जगह उल्टा कम होना शुरू हो गया। इसको हम डायग्राम की मदद से भी शो कर सकते हैं कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो पे गया है तो आपका टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे जाके फिक्स हो चुका है, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में गया है तो टोटल प्रोडक्ट कम होना शुरू हो। This is all about your law of variable proportions। अब इस लॉ की assumptions, कौन सी
बैक एंड अजम्पशंस हैं जो इस लॉ के बिहाइंड प्रिवेल करती हैं। वो कौन कौन सी अजम्पशंस हैं जिन्हें हम अज्यूम करते हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें अज्यूम किया जाता है। ये टेबल मैं अरेंज कर रहा हूं ताकि इसकी अजम्पशंस लिखी जा सके। First one is assumptions of law of variable proportions. Only two factors of production. के इसमें सिर्फ दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, एक लेबर और एक कैपिटल। वन लेबर एंड सेकंड कैपिटल। टोटल दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं जो कोई प्रोड्यूसर या फर्म इस्तेमाल कर रहा है। सेकंड, all factors, all units of labor are same in skills and efficiency. लेबर के जितने भी यूनिट वो बिजनेस या फर्म इस्तेमाल कर रहा है वो अपनी एफिशिएंसी में सेम है, उनके एफिशिएंसी सेम है, उनकी स्किल सेम है, उनका एक्सपीरियंस, उनकी एजुकेशन सारी की सारी सेम है। कैपिटल remains fixed while labor is increased. इसके अंदर हमने कैपिटल को फिक्स रखना है जबकि लेबर को हम वक्त के साथ साथ इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये आपकी मेन असम्पशंस हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की। अगर एग्जाम में इस तरह पास्ट में ये क्वेश्चन टेस्ट हो चुका है 10 मार्क्स का, तो एग्जाम में इसे ऑप्ट करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आप इस लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इस लॉ की असम्पशंस लिखेंगे, उसके बाद टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल के बाद आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम के बाद उसे डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे और एट द एंड ये रिलेशनशिप अलग से देना है आपने डायग्राम के एंड पे, ताकि बेसिकली ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये इस पूरे लॉ की समरी है, ये इस पूरे लॉ का खुलासा है। इसको हमने समराइज कर दिया है इन 4 पॉइंट्स के अंदर, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट का जो कर्व है वो काफी हद तक हमारे लिए इररेलेवेंट है। हमारा कंसर्न मेनली है टोटल प्रोडक्ट के साथ और मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो 4 तरह का है, वो चारों तरह का रिलेशनशिप हमने पॉइंट्स की फॉर्म में शो कर दिया। ये आपका टोटल होगा। यहां तक चैप्टर 5 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कल हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस पास पेपर से भी की थी। कल के दिन में इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की एक एक्सटेंशन है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और फिर इस रिटर्न को हम एसोसिएट करेंगे कॉस्ट के साथ, पैदावारी लागत के साथ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ, और प्लस कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस रहती हैं इस चैप्टर की, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। कल के दिन में ही इस चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।